यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे नीट का हो, चाहे आपका जो है CUET का एग्ज़ाम हो, मेनली हम फोकस करेंगे इस वीडियो में CUET और बोर्ड के एग्ज़ाम। नीट में थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन 2025 में देखा गया। अगर 2025 टाइप का क्वेश्चन आता है तो ये वीडियो उसके लिए नहीं है। अगर 2024 तक जिस तरह का नीट होते जा रहा था, अगर उस तरह से क्वेश्चन अगर आता है अगर अगले साल, तो आप लोग देख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन टॉपिक पूरा रहेगा, क्वेश्चन भले उस लेवल का नहीं रहेगा लेकिन टॉपिक जो है पूरा कवर रहेगा। अगर टॉपिक आपको देखना, बस रिवीजन करना है, तो आप नीट वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं। बस क्वेश्चन जो उस लेवल का नहीं रहेगा लेकिन टॉपिक जो है 100% कवर होगा। नीट हो, चाहे बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, चाहे स्टेट बोर्ड हो, सभी बोर्ड के लिए टॉपिक पूरा रहेगा। बस क्वेश्चन का लेवल जो है बोर्ड लेवल रखा जाएगा, CBSE हो चाहे बिहार बोर्ड हो, बस उसी लेवल का रहेगा। और CUET में इसी लेवल का क्वेश्चन आता है तो उसके लिए रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते। देखिए, चैप्टर जो है ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। देखिए, इस चैप्टर से बहुत चैप्टर ऐसा होता है कि जिससे 10-10, 20-20 क्वेश्चन आ जाता है बिहार बोर्ड में। अगर बिहार बोर्ड का हम बात किया जाए करें तो MCQ जो है हमारा कितना टोटल 100 आता है, जिसमें से कि 50 अटैम्प्ट करना है। कितना अटैम्प्ट करना है? 50। अगर आप देखें तो 50 में से आप 50 अटैम्प्ट करके 50 सही करना है आपको, 100 में से 50 ही सही करना है। अब बात यह है कि 100 में से कितना क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से आता है। तो देखिए, अगर पिछले 3-4 साल देखा जाए तो 100 में से लगभग 10 से लेके 15 क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा, जिसमें से कि इसका 50% यानी कि 5 से 7 क्वेश्चन आपको सही करना है। हो सकता है आप 10 सही कर दे तो दूसरा चैप्टर आपका जो वीक चैप्टर होगा उसका क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। यानी कि आपके लिए ये चैप्टर बहुत आसान चैप्टर, इतना हार्ड भी नहीं है जो आपको छोड़ने का नौबत आएगा। और एक आध क्वेश्चन ऐसा रहता है जो थोड़ा सा हार्ड रहता है। हार्ड उसको नहीं कहा जा सकता, बस थोड़ा सा जो है सॉल्व करना पड़ता है, लेंदी रहता है। तो आप लोग हमसे पढ़िएगा ये चैप्टर, तो आपसे उस क्वेश्चन को भी बनाने का आप में क्षमता आ जाएगा, आपसे वो क्वेश्चन भी सही हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ज़्यादा ये सब पे डिस्कस करने से कोई बात नहीं है। अगर CBSE बोर्ड का होगा देखा जाए तो CBSE बोर्ड में लगभग इस चैप्टर से आप अगर ये चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं, हमारा सब वीडियो को देख लेते हैं, तो आपको 70 में से 8 से 10 नंबर इस चैप्टर से आता है। आपका सब में सब फुल मार्क्स आ जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, पूरा चार्ज के बारे में। चार्ज के बारे में जितना चीज़ हो सकता है, यानी कि 0 लेवल से हीरो लेवल तक आपको चार्ज के बारे में सब कुछ पढ़ाएंगे। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप कोई भी एग्ज़ाम दे लीजिए, इससे बाहर नहीं आएगा। भले क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी आए, थोड़ा आपको क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लग सकता है, लेकिन जो टॉपिक यही रहेगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। आप एक बार विश्वास करके इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि चार्ज होता क्या है। आप बताइए चार्ज क्या होता है? आप लोग को तो पता होगा, कुछ ना कुछ तो अभी तक पढ़े होंगे। बोर्ड का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन तो आप मई जून से ही शुरू कर देते हैं, अप्रैल से ही। अभी तो अगस्त सितंबर आने वाला है, तो आप लोग पढ़े तो होंगे ना चार्ज के बारे में कुछ ना कुछ। तो क्या होता है चार्ज, आप बताइए। तो वीडियो पॉज करके सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, नहीं तो हम आपको बताते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए चार्ज के बारे में अभी थोड़ा देर में बात करते हैं, पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। मान लीजिए इस बॉडी पे ये जो पेन है, इस पर चार्ज आ गया, इस पे पेन पे चार्ज आ गया, तो ये पेन जो है ऐसा क्या काम करेगा, यानी कि हमको कैसे पता चलेगा इस पेन में चार्ज आ गया। अब ऐसा तो नहीं कि इस पेन को जो है बोर्ड से लगा देंगे, मोबाइल को जैसे चार्ज करते उस तरह से तो कर नहीं सकते। देखिए, सबसे पहले होगा कि आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, बचपन में तो किए भी होंगे, कि पेपर का टुकड़ा थोड़ा छोटा टुकड़ा काट के हाथ पे ले लीजिएगा और इस पेन को ऐसे सर पे जो है ऐसे करिएगा। उसके बाद जो है पेन को इस टुकड़ा के पास ले जाइएगा, तो पेन जो है इस टुकड़ा को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब जो है, अगर हम इस तरह से पेन को करते हैं तो पेन जो है चार्ज हो जाता है। पेन क्या हो जाता है? चार्ज। और जैसे ही पेन चार्ज होता है तो दूसरे छोटा पार्टिकल को पेन अट्रैक्ट कर लेता है। हो सकता है कि रिपेल भी कर ले, वो एक्सपेरिमेंट अलग होगा, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में देखा गया तो अट्रैक्ट किया। यानी कि चार्ज इसको किए थे। इस पेन को चार्ज करने के बाद ये पेन में एक प्रॉपर्टी आ गया जिससे कि ये पेन दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने लगा या फिर रिपेल करेगा। तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आया कि चार्ज जो है एक ऐसा गुण है, यानी कि किसी भी बॉडी का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है या फिर रिपेल कर सकता है। मान लीजिए ये एक बॉडी है, इस पर अभी चार्ज नहीं है, लेकिन अगर इस बॉडी को किसी तरह चार्ज कर दे, मान लीजिए चार्ज कर दिए, ये क्या करेगा, दूसरे बॉडी को अपने तरफ या तो खींचेगा या तो दूसरे बॉडी को अपने से दूर धक्का देगा। यानी कि चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी है, यानी कि इस बॉडी में चार्ज आ गया तो ये क्या किया, दूसरे बॉडी को या तो अट्रैक्ट किया या तो रिपेल किया।
यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया होगा, क्योंकि हम किसी चीज़ को खींचेंगे अपने तरफ तो कैसे खींचेंगे, फोर्स लगा के ना। उसी तरह ये जो बॉडी है, बॉडी ए जो है, बॉडी बी को अपने तरफ खींचा या फिर धक्का दिया, तो कैसे धक्का दिया, चाहे कैसे खींचा, तो फोर्स लगा के। ये जो फोर्स लगा रहा है ना, इसी फोर्स को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सिंपल बोलिए इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी कि चार्ज किसी भी बॉडी का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके कारण वह बॉडी दूसरे बॉडी पे इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई कर सकता है। यही ना कि चार्ज अगर ए पे चार्ज आ गया तो ये क्या करेगा, बी पे इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगा। यानी कि चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी का जिससे कि वो दूसरे बॉडी पे फोर्स को अप्लाई कर सकता है, यानी कि फोर्स लगा सकता है। लेकिन आपको पता है न्यूटन का जो थर्ड लॉ आप पढ़े होंगे, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये तो सब कोई पढ़ा होगा, भले आप 11th पढ़े चाहे नहीं पढ़े, लेकिन न्यूटन का थर्ड लॉ तो सबको आता होगा। यानी कि अगर हम आप पे कोई फोर्स लगा रहे हैं तो आप भी हम पे उतना ही फोर्स लगाइएगा। इसका मतलब ए जो बॉडी है बी पे इधर फोर्स एफ लगा रहा है, मान लीजिए ये फोर्स छोड़िए, अट्रैक्ट नहीं रिपेल कर रहा है, मान लीजिए अट्रैक्ट भी कर सकता है लेकिन अभी रिपेल का मानते हैं। ए जो है बी पे एफ फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए अगर एफ है तो बी जो है वो भी ए पे एफ ही फोर्स लगाएगा। ये तो आपको पता है ना, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी भी वही होगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी जो है वो इक्वल होगा फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए के, ये तो पता है। इसका मतलब अगर ए पे चार्ज आया तो ए क्या किया, बी पे फोर्स लगा दिया, ठीक है, और बी क्या किया, ए पे भी फोर्स लगा दिया। यानी कि अगर ए के अंदर चार्ज आया तो ए जो है दूसरे पे भी फोर्स लगा सकता है और खुद पे भी फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, यही कर सकता है ना। तो चार्ज का मेन डिफिनीशन ये हुआ कि चार्ज एक किसी भी बॉडी का ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो किसी दूसरे बॉडी पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगा सकता है या तो खुद पे इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है। बस इतना ही डिफिनीशन के लिए आपका 6 से 7 मिनट ले ली, समझ में आ गया। अब बात ये है कि क्या चार्ज के कारण सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स ही आएगा, तो देखिए चार्ज के कारण तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी आता है और भी दूसरा फोर्स आता है, लेकिन हम अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ रहे थे, इसीलिए हम मेनली फोकस करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स पे। लेकिन डिफिनीशन लिखने के समय हम एक और फोर्स का जिक्र करेंगे जो आपको आगे समझ में आएगा। जब मैग्नेटिक वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, कैसे लगता है। लेकिन आप समझिए, बस इतना जान लीजिए, किसी बॉडी पे अगर चार्ज है ना तो वो दूसरे बॉडी पे मैग्नेटिक फोर्स भी लगा सकता है और वो खुद पे भी मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, यानी कि उस पे भी कोई दूसरा बॉडी मैग्नेटिक फोर्स लगा सकता है। इससे हमको ये अभी तक मेनली कंक्लूजन आया है कि चार्ज किसी बॉडी का ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो दूसरे बॉडी पे या तो इलेक्ट्रिक फोर्स या तो मैग्नेटिक फोर्स या तो दोनों फोर्स लगा सकता है और खुद पे भी दोनों फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है। समझ में आ गया। तो कोई बॉडी दूसरे पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है, कोई दूसरे पे मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा तो बोलेंगे मैग्नेटिक लगा रहा है। अगर कोई बॉडी दूसरे बॉडी पे दोनों फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक भी, तो उस समय हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो हम चार्ज का डेफिनेशन लिखते हैं, आपको इतना समझ में आ गया होगा, बस आप लिखिए, साथ में लिखिए कॉपी कलम निकाल के, ठीक है। तो क्या लिखना है कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। चार्ज किसी भी बॉडी का प्रॉपर्टी है बाय व्हिच दैट बॉडी एक्सर्ट और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। समझ में आ गया। क्या लिखेंगे, चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो दूसरे बॉडी पे एक्सर्ट कर सकता है या फिर खुद पे एक्सपीरियंस करता है क्या, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। समझ में आ गया। चार्ज का डेफिनेशन समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अगर आपसे चार्ज का डेफिनेशन पूछ देगा तो आप इतना लिख दीजिए, आपका जो है काम बन जाएगा। लेकिन काम बनेगा पूरा नहीं, थोड़ा सा बनेगा, आपको थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा, आपको चार्ज के बारे में लिखना पड़ेगा। अगर चार्ज का सिंपल डेफिनेशन पूछेगा तो आप इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा, लेकिन बोलेगा राइट अबाउट चार्ज, यानी कि चार्ज के बारे में आप डिटेल में कुछ लिखिए, आपको थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा कि चार्ज जो है उसको कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, चाहे स्मॉल क्यू से। यानी कि चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू, यानी कि चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से, चाहे स्मॉल क्यू बोलिए चाहे कैपिटल क्यू। समझ में आ गया। तो आप बोलिएगा कि स्मॉल कैपिटल क्यू बता रहे हैं, कोई एक बता दीजिए, हम खुद समझ जाएंगे। देखिए आप इतना तो समझदार हैं कि आपको कैपिटल बताएंगे तो स्मॉल भी खुद ही समझ जाएगा, लेकिन है ये समझदारी कभी कभी बेवकूफ़ी भी बन जाता है। अगर मानिए अगर आपको हम बता दिए कि
एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, तो आप क्या समझिएगा, कैपिटल ए समझिएगा कि स्मॉल ए, बताइए। आप तो कुछ भी समझ सकते हैं ना, लेकिन कैपिटल ए तो होता नहीं, एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। अगला चैप्टर में पढ़ेंगे एम्पियर, करंट का जो ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, उसको कैपिटल ए से करते हैं कि स्मॉल ए से, आप बताइए। अगर हम बोलेंगे एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं तो आप तो अपने आप समझ जाइएगा कैपिटल ए भी होगा स्मॉल ए भी, लेकिन ऐसा नहीं, एम्पियर को कैपिटल ए से करते हैं स्मॉल ए से नहीं। इसीलिए छोटा छोटा बात को ध्यान में रखिए कि चार्ज को दोनों से कर सकते हैं। समझ में आ गया? जहाँ पे जैसा होगा हम वैसा आपको बताते चलेंगे। चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से, चाहे कैपिटल क्यू हो चाहे स्मॉल क्यू हो। चार्ज का डेफिनेशन हो गया और चार्ज के बारे में एक पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट चार्ज के बारे में बताते हैं कि चार्ज, आप मानिए आपसे कोई पूछेगा कि आपका जो है एज क्या है, तो आप क्या बोलिएगा? 18, ऐसा बोलिएगा। बताइए। आपसे मान लीजिए हम फ़ोन कर दिए रात को 12 बजे, आपको पूछ दिया कि आपका एज क्या है, तो आप बोलिएगा कि 18। तो हम क्या समझेंगे कि 18 साल है कि 18 महीना है कि 18 सेकेंड है कि 18 मिनट है, 18 घंटा, यानी कि कितना देर पहले आपका जन्म हुआ, 18 साल पहले कि 18 दिन पहले कि 18 घंटा पहले कि 18 सेकंड पहले। हम क्या समझ पाएंगे? हम तो कुछ नहीं समझ पाएंगे। लेकिन आपको क्लियरली बोलना होगा कि 18 ईयर। अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपका वज़न कितना है, तो आप बोल देंगे 100 बोल देंगे। तो 100 क्या? 100 ग्राम सॉरी 100 किलोग्राम, 100 टन, 100 क्या क्या, मतलब 100 पाउंड, कुछ भी हम समझ सकते हैं, लेकिन आपको क्लियरली बोलना पड़ेगा कि 100 kg है हमारा वज़न। उसी तरह आपसे कोई पूछ देगा कि चार्ज कितना है, आप मोबाइल देख के बोलिएगा 57% चार्ज है, ऐसे तो नहीं बोलिएगा। अगर मोबाइल का चार्ज पूछेगा तब नहीं बोलिएगा 57%, लेकिन आपको फिजिक्स में पूछेगा कि किसी बॉडी पे चार्ज कितना है, तो आपको क्या बोलना है? 5, 6, 7, ऐसे तो बोलिएगा तो समझ में नहीं आएगा कि क्या है। तो इसीलिए आपको चार्ज के साथ ऐसा यूनिट भी बोलना पड़ेगा। जिस तरह से एज के साथ उसका यूनिट बोले ना ईयर, वज़न यानी कि वेट के साथ उसका यूनिट बोले ना किलोग्राम चाहे ग्राम, कुछ भी बोले ना, उसी तरह चार्ज के साथ चार्ज का यूनिट बोलना पड़ेगा। अब बात यह है कि कौन सा यूनिट बोलिएगा। देखिए, आप बोलने का तो कोई भी यूनिट बोल सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछेंगे कि आपका एज कितना है, तो आप बोलिएगा 18 ईयर। तो 18 ईयर थोड़े है टाइम का यूनिट, टाइम का यूनिट तो सेकंड होता है, लेकिन आप ईयर में बोले तो टाइम को ईयर में भी डिनोट करते हैं। उसी तरह चार्ज को बहुत सारे यूनिट में डिनोट करते हैं, यूनिट में यूज़ करते हैं, चार्ज के लिए बहुत सारा यूनिट यूज़ करते हैं, लेकिन चार्ज का जो मेन ऐसा यूनिट होता है वो होता है कूलम। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा ही यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? इज कूलम, जिसको जो है कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। समझ में आ गया? चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है, उसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। अब चार्ज का दूसरा भी यूनिट होता है, एक होता है CGS यूनिट। अब CGS यूनिट क्या होता है आप थोड़ा समझिए। जैसे कि मास का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है? kg होता है, और नॉर्मल यूनिट ग्राम भी होता है। उसी तरह मास हो गया, उस तरह लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर होता है, और दूसरा यूनिट सेंटीमीटर होता है। उसी तरह टाइम का पहला यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट सेकंड होता है, और दूसरा एक और यूनिट होता है उसको भी सेकंड भी बोलते हैं। तो एक यूनिट का सिस्टम हम बनाएं, ऐसा यूनिट क्या है? kg है, मीटर है, सेकंड है। ऐसा यूनिट को CGS यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉरी, MKS यूनिट। ऐसा यूनिट को क्या बोलते हैं? MKS यूनिट। M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम, और S मतलब सेकंड, यानी कि ऐसा यूनिट को ही हम क्या बोलते हैं? MKS यूनिट। और एक जो दूसरा यूनिट है उसको बोलते हैं CGS यूनिट। जैसे C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, और S से सेकेंड, यानी कि दूसरा यूनिट क्या है? CGS यूनिट। अभी जो हम कूलम बताएं, कूलम कौन सा यूनिट है? MKS यूनिट है, चाहे ऐसा यूनिट है। उसी तरह चार्ज का एक CGS यूनिट होता है, चार्ज का CGS यूनिट होता है। CGS यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है पता है आपको? वो होता है, अभी जस्ट याद था, भूल गए। चार्ज का CGS यूनिट होता है ESU। चार्ज का CGS यूनिट क्या होता है? ESU। समझ में आ गया? चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, और चार्ज का CGS यूनिट होता है ESU। चलिए, इतना समझ में आ गया। अब चार्ज के बारे में एक लास्ट पॉइंट लिखिए कि चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी होता है। चार्ज कैसा होता है? चार्ज इज स्केलर। चार्ज कैसा क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ गया? चार्ज कैसा क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी। देखिए, हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप का होता है, एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें कि चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी होता है, चार्ज जो है वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। समझ में आ गया? अब मानिए कि आपको एक बात पूछा जाए, हम आपसे पूछते हैं क्या चार्ज कंजर्व होता है?
यानी कि अगर किसी बॉडी पे 5 कूलम चार्ज है तो उस पर क्या हमेशा 5 कूलम चार्ज होगा, चाहे चेंज भी हो सकता है। तो आप अभी तक पढ़े होंगे कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि चार्ज किसी भी बॉडी का जो है ना ही बन सकता है ना ही तो ख़त्म हो सकता है, यानी कि किसी भी बॉडी पे चार्ज कंजर्व रह सकता है। आप इतना पढ़े होंगे ना, लेकिन आप ये गलत पढ़े। देखिए किसी बॉडी का चार्ज कंजर्व नहीं होता है। मान लीजिए कि हमारे घर में 4 बॉडी है, एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, एक बॉडी सी है और एक बॉडी डी है। तो ए पे 5 कूलम चार्ज है, बी पे 2 कूलम है, सी पे 3 कूलम है और डी पे -2 कूलम चार्ज है। तो इस पूरा घर में टोटल कितना चार्ज है आप बताइए। तो पूरा घर के अंदर, तो पूरा घर के अंदर चार्ज को जोड़ेंगे, क्योंकि चार्ज होता है कैसा, स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी को नॉर्मली हम जोड़ते हैं। तो पूरे घर का चार्ज कितना होगा, 5 कूलम प्लस 2 कूलम प्लस 3 कूलम और प्लस -2 कूलम। तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 2 7 3 10 कूलम और -2 कूलम यानी कि 8 कूलम। यानी कि इस घर में अभी कितना चार्ज है, 8 कूलम। अब थोड़ा देर बाद क्या हुआ कि ए से जो है ना बी पे 1 कूलम चार्ज ट्रांसफ़र हो गया, यानी कि ए से 1 कूलम चार्ज उठ के बी पे चला गया। तो ए पे कितना बचा, 4 कूलम बचा, और बी पे कितना बचा, 3 कूलम, क्योंकि ए 5 कूलम था ये पहले, और 5 में से 1 कूलम निकल गया। तो यानी कि ए पे कितना बचा, 4 कूलम, और बी पे पहले कितना था, 2 कूलम, और बी पे जो 1 कूलम आ गया। तो यानी कि बी पे 3 कूलम चार्ज हो गया। यानी कि टोटल ए और बी के बीच में चार्ज का एक्सचेंज हुआ। अब हम ये भी बोल रहे हैं कि 3 कूलम से जो है ना, 3 कूलम से 1 कूलम जो है 2 कूलम पे चला गया। यानी कि पहले यहाँ पे 3 कूलम था ए के पास, और बी ये सी के पास पहले कितना था, 3 कूलम। अब कितना हो गया, 3 में से 1 निकल गया, यानी कि 2 कूलम चार्ज बचा। और डी के पास कितना पहले था -2 कूलम। अब इसके पास +1 कूलम आ गया, यानी कि -2 पहले था और उसमें से 1 आ गया, यानी कि -1 कूलम चार्ज बचा। तो अब इस घर में टोटल चार्ज बताइए तो कितना हुआ, 4 कूलम प्लस 2 कूलम प्लस 2 कूलम अब प्लस में -1 कूलम, यानी कि कितना हुआ, 4 2 6 2 8 अब -1 यानी कि 7 कूलम। अच्छा यहाँ 3 कूलम है ना बी के पास, यहाँ 3 हो जाएगा। तो यानी कि 9 - 8 यानी कि 8 कूलम। देखिए अभी क्या हुआ कि इस घर में टोटल चार्ज पहले भी 8 कूलम था और इस घर में टोटल चार्ज अभी भी 8 कूलम है। आप तो बोल रहे होंगे कि यही तो पढ़े थे कि किसी भी बॉडी पे चार्ज जितना पहले रहता है बाद में भी उतना ही रहता है, लेकिन यहाँ बॉडी पे थोड़े है, बॉडी पे तो चार्ज चेंज हुआ। देखिए ए पे पहले 5 कूलम था, बाद में तो 4 कूलम हो गया। किसी एक बॉडी का चार्ज तो चेंज हो तो रहा है, पहले 5 था अब 4 हो गया, देखिए पहले 3 था अब 2 हो गया। किसी एक बॉडी का चार्ज चेंज हो सकता है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, लेकिन पूरा जो सिस्टम है उसका चार्ज हमेशा कंजर्व होगा। यही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सुने होंगे आप, ये भी सुने होंगे चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन किसके लिए ये बात, किसके लिए, किसी एक बॉडी के लिए नहीं, पूरा सिस्टम के लिए। अभी देखें ना कि पूरा सिस्टम का जो है टोटल चार्ज क्या है, कंजर्व है। पहले भी 8 कूलम था और बाद में भी 8 कूलम ही है, लेकिन उस सिस्टम के अंदर जो बॉडी है 5 कूलम 2 कूलम ABCD जो भी बॉडी है उसका चार्ज चेंज हो सकता है। यानी कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हम क्या लिख सकते हैं कि चार्ज ऑफ यूनिवर्स, यानी कि सिस्टम को आप यूनिवर्स मान लीजिए, पूरा जो यूनिवर्स है अर्थ मून जुपिटर ये सब पूरा यूनिवर्स में आता है, पूरा यूनिवर्स का चार्ज क्या है, कंजर्व। हो सकता है कि अर्थ से कुछ चार्ज निकल के मून पे चला जाए तो अर्थ का चार्ज घट जाएगा, मून का चार्ज बढ़ जाएगा, लेकिन अर्थ और मून का चार्ज दोनों को जोड़ेंगे तो पहले भी जितना था बाद में भी उतना ही रहेगा। तो इसको हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को किस तरह से लिख सकते हैं बताइए तो। अगर लिखना होगा आपको एग्जाम में बोल देगा कि राइट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो क्या लिखिएगा, जो लिख रहे हैं उसी को आप लिखिएगा, कॉपी निकाल के साथ में ही लिखिए। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है बताइए, चार्ज ऑफ सिस्टम इज़ ऑलवेज कंजर्व। सिस्टम का चार्ज हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है, वो ना तो डिस्ट्रॉय हो सकता है ना तो क्रिएट हो सकता है। चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज़ ऑलवेज कंजर्व। लेकिन उस सिस्टम के अंदर जो बॉडी है उसका चार्ज चेंज हो सकता है, यानी कि द बॉडी विच इज़ प्रेजेंट इन सिस्टम में, मतलब उसको लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख देते हैं कि ऐसा जो बॉडी सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है उस बॉडी का चार्ज चेंज हो सकता है। द चार्ज ऑफ बॉडी प्रेजेंट इन दैट सिस्टम में चेंज, बट सिस्टम का चार्ज जो है वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख दे, चार्ज ऑफ इंडिविजुअल बॉडी
प्रेजेंट इन द सिस्टम में चेंज बट सिस्टम का चार्ज जो है वो चेंज नहीं होगा। चलिए इतना लिखिए आप लोग, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया। चलिए अब चार्ज के बारे में तो आप इतना पढ़ ले, बहुत है। क्या पढ़े अभी कि चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी होता है, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है, सीजीएस यूनिट ईएसयू होता है, चार्ज को कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, कूलम को कैपिटल सी से डिनोट करते हैं और चार्ज को स्मॉल क्यू से भी कर सकते हैं। चलिए चार्ज का पूरा चीज़ पढ़ लिए। अब आपसे एक चीज़ पूछते हैं कि चलिए चार्ज के बारे में तो आप पढ़ लिए, लेकिन चार्ज करेंगे, मान लीजिए किसी बॉडी को चार्ज करना है तो कैसे करेंगे। मेन क्वेश्चन ये है कि अगर आपको बोल देगा कि चलो इस पेन को चार्ज करो तो कैसे कीजिएगा, तो आप बोलिएगा क्या कि पेन को जब माथा पे ऐसे रगड़ लेंगे, घस लेंगे तो पेन चार्ज हो जाएगा। चलिए पेन तो हो गया, और दूसरा चीज़ को चार्ज करना हो तो कैसे करिएगा। मानिए आपको एक दे देगा लोहा का टुकड़ा, उसको बोलेगा चार्ज करो, यानी कंडक्टर दे दिया, लोहा सोना चांदी जो भी है वो कंडक्टर है, कंडक्टर आपके हाथ में दे दिया, बोला चार्ज करो, तो आप क्या कीजिएगा। तो सबसे पहले आप जाइएगा घर में जो बोर्ड रहता है उसमें बोर्ड में जो है तार को घुसा दीजिएगा, उसको छू लीजिएगा, तो फिर आप भी चार्ज हो जाइएगा। ऐसे तो चार्ज करना नहीं है। तो चार्ज करने का एक मेथड होता है, उस मेथड को पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा एटम का स्ट्रक्चर समझिए। आप अगर एटम को समझ लेंगे तो आप चार्ज करना आराम से सीख जाएंगे। क्यों? क्योंकि मान लीजिए इस पेन को चार्ज करना है तो पेन को कैसे चार्ज करेंगे। पेन जिस एटम से मिल के बना है उस एटम को अगर चार्ज कर लेंगे तो पेन भी चार्ज हो गया। तो मेनली आपको एटम को चार्ज करने के लिए आना चाहिए, इससे आप सब कुछ को चार्ज करने सीख जाएंगे। तो आप बोलिएगा कि पेन एटम से कैसे बना है, तो देखिए पेन को तोड़िए, इस पेन को 2 टुकड़ा में तोड़ेंगे, फिर जो पहला टुकड़ा बचा इसको भी तोड़ेंगे, फिर इसका जो टुकड़ा बचेगा इसको भी, यानी कि इसको तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए। लास्ट टुकड़ा जो बचेगा, जो आपको आंख से भी नहीं दिखेगा, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का ज़रूरत पड़ेगा, उसी टुकड़ा को एटम बोलते हैं। यानी कि किसी भी पार्टिकल, किसी भी बॉडी का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है, एटम होता है। तो एटम दिखता कैसे, माइक्रोस्कोप में अगर देखिएगा तो एटम कैसा दिखेगा पता है। बीच में आपको दिखेगा न्यूक्लियस, बीच में क्या दिखेगा, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों बगल आपको दिखेगा ऐसा ऑर्बिट, इस तरह से ऑर्बिट दिखेगा। चलिए न्यूक्लियस में आपको मिलेगा पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन, न्यूक्लियस में क्या मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज, और ऑर्बिट में जो है आपको इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ मिलेगा। समझ में आ गया। अब मान लीजिए कि किसी, अच्छा मानना नहीं है अभी, पहले आप एक चीज़ समझिए। ये जो किसी भी एटम को अगर देखा जाए तो बीच वाला को बोलते हैं न्यूक्लियस, इस बीच वाले को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। बीच में जो सेंटर पे एक स्मॉल डेंस स्ट्रक्चर है उसको क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियस। और चारों बगल जो ये इवॉल्व कर रहा है इसको बोल रहे हैं ऑर्बिट, इसको क्या बोल रहे हैं, ऑर्बिट। ऑर्बिट में जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी कि किसी भी एटम में 3 चीज़ होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन। और आपको जान के ये चीज़ शायद अच्छा भी लगे चाहे ख़राब भी लगे, लेकिन जानना तो जानना है, क्योंकि सच बात है कि आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों का मास पता होना चाहिए और तीनों का चार्ज पता होना चाहिए। आपको पहले से पता है तो बहुत अच्छा बात, नहीं पता है तो आप मेरे साथ लिखिए और इसको याद कर लीजिएगा। अब याद करने का कोई ट्रिक नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का मास, मानिए कोई आदमी है उसका वजन 40 किलो है, क्या उसका वजन याद करने का कोई ट्रिक होगा, कोई ट्रिक नहीं होगा। तो उस तरह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मास को याद करने का और चार्ज को याद करने का कोई भी ट्रिक नहीं है। आपको बस समझा देते हैं, आपको किसी तरह हम समझा देते हैं, आप याद कर लीजिएगा, लेकिन आपको खुद ही याद करना होगा। देखिए सबसे पहला पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, फिर आता है प्रोटॉन और तीसरा आता है न्यूट्रॉन। किसी भी एटम में 3 ही पार्टिकल होता है। क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। अब आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन का मास याद करना है, इलेक्ट्रॉन का मास याद करना है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज याद करना है। उसी तरह प्रोटॉन का भी मास याद करना और प्रोटॉन का भी चार्ज याद करना। देखिए आप एक चीज़ समझिए, इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज होता है ना, प्रोटॉन का भी उतना ही चार्ज होता है, सेम टू सेम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन का भी सेम उतना ही होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना ही चार्ज होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है ना वो नेगेटिव होता है और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। बस दोनों में यही अंतर है, चार्ज का वैल्यू सेम होगा। अगला, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, नाम से ही दिख रहा है न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूट्रल, यानी कि उस पर कोई चार्ज ही नहीं होगा। तो न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है,
0 कूलम। क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया? इतना आपको याद करना है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज, आपका बोर्ड एग्जाम है ना, इतना खतरनाक हाई लेवल का एग्जाम है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही पूछ देता है। समझिए कितना बच्चा वाला चीज़ पूछ रहा है। तो इसीलिए आप लोग बोर्ड से डरिए मत, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही पूछ देगा, उसमें आपको फ्री का 1 नंबर मिल गया। समझ रहे हैं? तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको याद रखना है, प्रोटॉन का भी याद रखना है, उतना ही पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज को हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को हम ई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ई। तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई चार्ज हो जाएगा, प्रोटॉन पे प्लस ई। ई किसको बोल रहे हैं? ई बोल रहे हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को। इलेक्ट्रॉन पे कितना है? माइनस ई, और प्रोटॉन पे प्लस ई। क्लियर हो गया? अब चलिए मास। इलेक्ट्रॉन जो होता है सबसे हल्का होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बहुत हल्का होता है। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होगा, तो कितना होता है ये देखिए। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। देखिए बहुत बच्चा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का मास ऐसे याद करेगा, 9.1 इंटू 10⁻31। दिन में 4 बार, रात में 4 बार रट लेगा। लेकिन होता क्या है कि एग्ज़ाम में आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। पूछेगा इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, 4 ऑप्शन रहेगा, पहला ऑप्शन ये रहेगा और दूसरा तीसरा कुछ और रहेगा। अभी जो लिखे थे इलेक्ट्रॉन का मास वो रहेगा ही नहीं। आप तो रात में, दिन में, सुबह शाम हमेशा रटते हैं कि 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आप तो गड़बड़ा जाइएगा। इसीलिए रटना नहीं है, समझिए कि आपका कोई वज़न पूछेगा कि आपका वज़न कितना है, तो आप क्या बोलिएगा? 90 किलो, यही बोलिएगा ना। लेकिन हम ऑप्शन देंगे कि तुम बताओ तुम्हारा वज़न क्या है। पहला ऑप्शन है 90,000 ग्राम, दूसरा ऑप्शन है 80,000 ग्राम, तीसरा ऑप्शन है कि 90 ग्राम, चौथा ऑप्शन है 40 ग्राम। तो आप क्या 90 ग्राम लगाइएगा? आपका तो वज़न 90 किलो है, तो आप 90 ग्राम तो लगा नहीं सकते। तो किलो को ग्राम में कन्वर्ट करिएगा। 90 kg आपका वज़न है, तो आप क्या कीजिएगा? 90,000 ग्राम बोलिएगा। उसी तरह इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो आप kg में तो रट लेते हैं, लेकिन याद यही नहीं रहता है कि kg में रटें कि ग्राम में रटें। इसलिए रटना है तो सही से रटिए, नहीं तो मत रटिए। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम और -31 kg। आप ग्राम में याद कीजिएगा तो 28 याद करना है, kg में याद कीजिएगा तो 31। तो आपका मेन दिमाग में क्वेश्चन होगा कि चलो ये तो गड़बड़ हो गया कि 2-2 चीज़ याद करना पड़ेगा। तो देखिए 2-2 चीज़ याद नहीं करना पड़ेगा, आपको एक ही चीज़ याद करना है। इसको याद कर लीजिए, 9.1 इंटू 10⁻31 kg याद कर लीजिए। ऑप्शन अगर ग्राम में होगा तो kg को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए नहीं आता है। बचपन में UKG में पढ़े थे ना, मैम पढ़ाई होगी स्कूल में कि 1 kg बराबर 1000 ग्राम, पढ़े होंगे। तो उसी तरह 9.1 गुना 10⁻31 kg बराबर कितना ग्राम होगा, उसमें 1000 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9.1 गुना 10⁻28 ग्राम हो जाएगा। सिंपल। तो इसीलिए याद ज़्यादा चीज़ नहीं करना होता है फिजिक्स में। बहुत लोग जो है पूरा दिन रात जो है रटने में लग जाता है फिजिक्स, अब उधर मैथ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री गड़बड़ा जाता है। इसीलिए रटना नहीं है, आप शांति से लेक्चर देखिए और लिखिए, और जितना क्वेश्चन क्लास में करा देंगे उससे बाहर एक भी एग्ज़ाम में नहीं आएगा। चलिए, इलेक्ट्रॉन का मास हो गया। अब अगला आता है प्रोटॉन का मास। देखिए प्रोटॉन का मास होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg। इसी को ग्राम में अगर आप कन्वर्ट करिएगा तो क्या होगा, आपको पता चल गया होगा। कितना होगा बताइए? तो 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब आप बोलिएगा कि हम तो बोले थे इलेक्ट्रॉन हल्का होता है, ये तो प्रोटॉन ही हल्का हो गया। इलेक्ट्रॉन 9.1 है और प्रोटॉन 1.6 है। अभी ना बोले थे कि इलेक्ट्रॉन हल्का होता है, ये तो प्रोटॉन ही हल्का दिख रहा है। तो देखिए आप जो है बस 9.1 को देख रहे हैं, इधर 10 के पावर -28 है, इधर 10 के पावर -24 है, यानी कि 10,000 गुना छोटा दिख रहा है ना आपको। समझ में आया? तो उसी तरह इस आगे वाला वैल्यू को नहीं देखना है, पीछे वाला पावर भी तो देखिए कितना होता है, पावर भी तो देखना है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है प्रोटॉन से। चलिए, न्यूट्रॉन का मास जो है प्रोटॉन के ही बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻27 kg ही होता है, और या फिर 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम। अब आप बोलिएगा कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास तो हम सुने हैं कि एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता, थोड़ा सा न्यूट्रॉन भारी होता है, आप सुने होंगे। तो थोड़ा सा भारी होता है तो आप थोड़ा सा लिख लीजिए कि यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम होता है। थोड़ा सा न्यूट्रॉन क्या होता है, भारी होता है। कौन भारी होता है? न्यूट्रॉन। कितना भारी होता है? तो लिखिए, प्रोटॉन का मास होता है 1.672 और न्यूट्रॉन का मास होता है 1.674 इंटू ये, यानी कि थोड़ा सा ये डिजिट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो थोड़ा सा जो है न्यूट्रॉन भारी होता है।
लेकिन इस चैप्टर में आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास सेम ही मानना है। क्लियर हो गया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मास पता चल गया और तीनों का चार्ज पता चल गया। चलिए अब जो है इस एटम को चार्ज करेंगे। तो चार्ज करने से पहले जो है चार्ज का थोड़ा सा प्रॉपर्टी आप पढ़ लीजिए और चार्ज का टाइप पढ़ लीजिए। टाइप ऑफ चार्ज पहले पढ़ लीजिए। टाइप ऑफ चार्ज, देखिए चार्ज जो है एक्चुअली 2 टाइप का होता है, लेकिन आपको कभी कभी लगता होगा चार्ज 3 टाइप का, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, एक न्यूट्रल चार्ज। जो कि न्यूट्रल चार्ज कोई टाइप नहीं है। पॉजिटिव चार्ज अलग टाइप है, नेगेटिव चार्ज अलग टाइप है, न्यूट्रल कोई टाइप ही नहीं है। हमारे पास चार्ज 2 ही टाइप का होता है। कितना टाइप का? 2 टाइप का। कौन कौन सा बताइए तो, लिखिए साथ में। देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्ज, 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। पहला पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव, इसको प्लस भी ही लिखेंगे आगे से। और दूसरा कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज, यानी कि माइनस भी चार्ज। ठीक है, चार्ज का टाइप हो गया। ये छोटा छोटा चीज़ है, ये बता देते हैं, आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि चार्ज के बारे में अगर आपको एग्जाम में लिखने आ गया तो चार्ज का क्या लिखिएगा? डेफिनेशन लिखिएगा, चार्ज का एसआई यूनिट लिखिएगा, चार्ज का सीजीएस यूनिट लिखिएगा, चार्ज स्केलर है कि वेक्टर ये लिखिएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लिख दीजिएगा, चार्ज का टाइप, सब कुछ जो आता है सब लिख दीजिए। अगर 5 मार्क्स का, 1 मार्क्स का है तो बस डिफिनीशन एसआई यूनिट लिख के छोड़ दीजिए। चलिए अब है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अगर एग्जाम में पूछ देगा कि टाइप ऑफ चार्ज लिखो तो टाइप ऑफ चार्ज लिखना पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अगर एग्जाम में बोलेगा प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज लिखो तो आपको लिखना पड़ेगा कि चार्ज का क्या प्रॉपर्टी है। तो देखिए पहला प्रॉपर्टी ये है कि पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। ये रिपेल का मतलब होता है धक्का देना। पॉजिटिव चार्ज के सामने अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो क्या कर देगा? धक्का दे देगा। इसी को अगर दूसरे तरह से देखा जाए कि निगेटिव चार्ज के सामने अगर निगेटिव चार्ज आएगा तो ये भी एक दूसरे को क्या करेगा? धक्का देगा। तो अब प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में क्या लिखा जाए कि पॉजिटिव चार्ज रिपेल ईच अदर, कि निगेटिव चार्ज रिपेल ईच अदर? ऐसा तो नहीं लिख सकते, क्योंकि लिखेंगे तो 2 पॉइंट हो जाएगा। तो इसीलिए आराम से आप सेम ही चीज़ को 2 लाइन को 1 लाइन में करके लिखिए कि सिमिलर चार्ज, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो गया? सिमिलर। सेम नहीं बोलना। अगर मान लीजिए ये +5 कूलम है, ये +2 कूलम है, तो ये दोनों सेम थोड़े है, एक तो 5 एक 2 है, तो सेम नहीं ना है, फिर भी एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। इसलिए सेम मत लिखिए, लिखिए सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर। पहला पॉइंट क्या लिखना है कि सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर। सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर। समझ में आ गया कि सिमिलर चार्ज जो होता है एक दूसरे को रिपेल करता है, सेम चार्ज नहीं। अगर सेम ही चार्ज रिपेल करता है एक दूसरे को तो फिर 5 और 2 एक दूसरे को रिपेल नहीं करता। 5 भी अलग है, 2 अलग अलग है ना, लेकिन 5 और दोनों सिमिलर है, क्योंकि दोनों क्या है? पॉजिटिव है। तो सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव नेगेटिव हो। दूसरा लिखना है अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट चार्ज का मतलब क्या हुआ कि अगर प्लस के सामने जो है माइनस आ जाएगा तो प्लस जो है माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, यानी कि खींच लेगा, और माइनस भी प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। सिंपल, इतना समझ में आ गया। चार्ज का प्रॉपर्टी भी समझ में आ गया। तो अगला चीज़ आप पढ़ेंगे किसी भी चीज़ को हम चार्ज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना लिखिए, आप जल्दी से लिख लिए। चलिए अब आपको थोड़ा देर पहले हम बताए थे कि किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ जो है तो है इलेक्ट्रॉन से मिल के बना होता है, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। बोले थे ना कि ये मानिए पेन है, इसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होगा? इसका एटम होगा। और एटम किस चीज़ से मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यानी कि पेन भी जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। तो सिंपल आप ये समझिए कि कोई भी बॉडी जो है एटम से मिलकर बना है। अगर एटम को चार्ज करने सीख जाएंगे तो हम उस बॉडी को चार्ज करना सीख जाएंगे। पहला ये क्वेश्चन है। तो मान लीजिए हमारे पास ये एटम है, इसको चार्ज करना है, तो इसको कैसे चार्ज करेंगे? आप थोड़ा सा इसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर लेते हैं। आप बताइए इस एटम को चार्ज करना है तो कैसे चार्ज करेंगे? आप बताइए, बताइए, सोच के बताइए। इस बॉडी को चार्ज करना है तो कैसे चार्ज करेंगे? मान लेते हैं सबसे पहले कि इस एटम को ना हम थोड़ा सा इस तरह से ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए एक एटम है, इसमें 5 गो इलेक्ट्रॉन है, 5 गो प्रोटॉन है, 3 4 5 गो प्रोटॉन बना दिए और 5 गो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है बताइए? चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक प्रोटॉन का चार्ज। 5 प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा? तो
5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। 5 प्रोटॉन है एटम के पास, एक प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो 5 प्रोटॉन के पास कितना चार्ज होगा, 5 गुना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो गया। अब इसके पास 5 गो इलेक्ट्रॉन भी है और हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है ना। तो 5 गो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना ही होगा। समझ में आ गया। अब आप बताइए किसी भी बॉडी पे 5 गो प्रोटॉन है और 5 गो इलेक्ट्रॉन है, तो उस पर टोटल चार्ज कितना होगा नेट। तो 5 प्रोटॉन का चार्ज इतना है और 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, टोटल पूछेगा तो दोनों को जोड़ देंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो आप बताइए कितना आता है। दोनों को जोड़ने के बाद 0 आएगा ना। जोड़ के देखिए, आपका कैलकुलेशन तो मेरे से अच्छा होगा क्योंकि आप मैथ भी पढ़ते हैं। जो बायो वाला है उसका तो और भी अच्छा होगा, 10 तक तो मैथ पढ़े होंगे ना। लेकिन फिर भी कैलकुलेशन इसमें कोई ख़तरनाक रॉकेट साइंस नहीं लग रहा है। आप क्लास 4 तक भी पढ़े हैं मैथ, तो आप बना लीजिएगा इस क्वेश्चन को। बताइए 0 होगा ना, होगा, बिल्कुल होगा। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, अगर जो है इस बॉडी पे 5 के बदला 1000 गो इलेक्ट्रॉन होता, कितना इलेक्ट्रॉन होता, 1000 गो, और 1000 गो प्रोटॉन होता, तो भी तो इसके पास नेट चार्ज 0 होता ना, क्योंकि 1000 इंटू इतना करेंगे और -1000 इंटू इतना, टोटल 0 हो जाएगा। प्लस 1000 और -1000 कितना होगा, 0 हो जाएगा। अगर दोनों पे एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक प्रोटॉन होता तो भी चार्ज 0 होता। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -E और 1 प्रोटॉन का चार्ज होता है +E, दोनों को कर देंगे तो 0 हो जाएगा। अगर 2 होता तो -2E और +2E क्या होगा, 0। 3 होता तो -3E +3E बराबर 0। अब बोलेंगे कि क्या कर रहे हैं, ई क्या लिख रहे हैं। देखिए एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -E होता है, अभी बताए थे ना, एक इलेक्ट्रॉन पे जो है -E चार्ज होता है, एक प्रोटॉन पे +E। यानी कि किसी बॉडी में अगर एक ठो इलेक्ट्रॉन है तो -E और एक ठो प्रोटॉन है तो +E, इतना चार्ज होगा, टोटल 0 होगा। किसी पे 2 है तो -2E +2E, किसी पे 3 है तो -3 +3, किसी में 1000 है तो -1000 इलेक्ट्रॉन और +1000 इलेक्ट्रॉन, यानी फिर टोटल चार्ज कितना होगा, 0 होगा। अब मेन क्वेश्चन ये है कि बॉडी पे टोटल चार्ज 0 होता है तो इस बॉडी को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे कि नेगेटिव बोलेंगे। तो इस बॉडी को जो है कुछ नहीं बोलेंगे, ना ही पॉजिटिव बोलेंगे ना ही नेगेटिव। इस बॉडी को बोलेंगे न्यूट्रल बॉडी। क्या बोलेंगे, न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी यानी कि ऐसा बॉडी जिस पे टोटल नेट चार्ज 0 हो, उस बॉडी को बोलते हैं न्यूट्रल बॉडी। इतना क्लियर हो गया। अब इस न्यूट्रल बॉडी को हम चार्ज करना चाहते हैं तो कैसे चार्ज करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि इसको निगेटिव चार्ज करें तो क्या करेंगे, तो जितना प्लस है उतना माइनस है। अगर एक्स्ट्रा 2-4 को माइनस आ जाएगा तो ये बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर हम चाहेंगे इस बॉडी को नेगेटिव चार्ज करना तो क्या करेंगे, इस पर 2-4 को इलेक्ट्रॉन कहीं से बाहर से ला के दे देंगे। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक बॉडी है जिस पे -5 है और प्लस भी 5 है। अगर इस पर हम बाहर से क्या किए, 2 गो माइनस चार्ज ला दिए थे, इस पर टोटल नेट चार्ज कितना हुआ आप बताइए। देखिए एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -E, इस बॉडी पे अब टोटल कितना चार्ज हो गया, 7 गो इलेक्ट्रॉन हो गया तो -7E, और एक प्रोटॉन का चार्ज होता है +E, लेकिन इसके पास प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन तो कुछ किए नहीं, 5 गो इलेक्ट्रॉन नहीं डाले, 2 गो इलेक्ट्रॉन ही डाले हैं ना, तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है +E, और 5 गो प्रोटॉन है तो +5E, तो इसके पास टोटल कितना चार्ज हो गया, -2E हो गया ना, हो गया। तो अब आप नेगेटिव चार्ज करना चाहते थे इस बॉडी को, कर भी लिए, लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि इस बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना है तो कैसे करेंगे। आप तो बोलेगा ये तो बहुत आसान काम है कि अगर माइनस चार्ज करना था तो 2 गो इलेक्ट्रॉन इसमें ला के दे दिए कहीं से बाहर से, आराम से माइनस चार्ज हो गया। लेकिन प्लस चार्ज करना है तो क्या करेंगे, 2 गो प्लस ला के बाहर से दे देंगे, तो आराम से जो है +7E, क्योंकि 7 गो प्लस हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 गो हो गया ना। और माइनस में भी माइनस क्या को माइनस है, 1 2 3 4 5 को माइनस है तो -5 ही, यानी कि +2E चार्ज हो गया। बहुत बढ़िया बात, मज़ा आ गया कि बॉडी जो है पॉजिटिव चार्ज हो गया। हमको पॉजिटिव करना भी था, 2 गो प्रोटॉन डाल दिए पॉजिटिव हो गया, और निगेटिव करना था तो 2 गो इलेक्ट्रॉन डाल दिए निगेटिव हो गया। तो कोई ज़रूरी है कि 2 गो इलेक्ट्रॉन डालेंगे, हो सकता है हम एक ही डालें, 1 डालेंगे तो 1 निगेटिव होगा, 10 डालेंगे तो 10 निगेटिव होगा, जितना इलेक्ट्रॉन डालेंगे उतना निगेटिव होगा। तो इलेक्ट्रॉन का तो चलिए बात क्लियर हो गया कि मानिए कि हमको किसी बॉडी को निगेटिव चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। पॉजिटिव चार्ज करने में थोड़ा सा जो है आपको प्रॉब्लम आ सकता है, क्यों, आप तो बोलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से 5 गो प्रोटॉन डाल देंगे, टोटल चार्ज 10 प्रोटॉन के बराबर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए ये जो एटम है
एटम के चारों बगल इलेक्ट्रॉन देखिए कितना आसानी से घूम रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है आराम से ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान काम है, क्योंकि घूम रहा है, कहीं से कोई आदमी रोड पे घूम रहा है उसको उठा लीजिए, बहुत आसान काम है, उठा सकते हैं। लेकिन मानिए कि कोई जो है आदमी बीच में, मानिए घर में बीच में आराम से बैठा हुआ है और उसके चारों बगल 10 गो बॉडीगार्ड घूम रहा है, तो उस बॉडीगार्ड को उठाना आसान है कि बीच में जो आदमी है उसको उठाना आसान है। आप बोलिएगा कि अगर बीच वाला आदमी को उठाना है तो सारा बॉडीगार्ड को भी मार के भगाना होगा और घर को भी तोड़ना होगा, तभी तो बीच से निकाल पाएंगे आदमी को। उसी तरह बीच में होता है न्यूक्लियस और चारों बगल इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान है। इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है, आसानी से निकाल लीजिए, लेकिन बीच में अगर न्यूक्लियस या प्रोटॉन निकालना चाहिएगा तो न्यूक्लियस को ब्रेक करना होगा, और न्यूक्लियस को तोड़ने में जो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगता है, इसीलिए न्यूक्लियस को हम तोड़ नहीं सकते, इसीलिए प्रोटॉन को हम निकाल ही नहीं सकते। अब मानिए प्रोटॉन को आप निकाल ही नहीं सकते हैं तो दूसरे बॉडी को प्रोटॉन दीजिएगा कहाँ से, कहीं से प्रोटॉन लाइएगा तब तो, अब कहीं से आप ला तो सकते नहीं है। तो अब बात ये है कि फिर पॉजिटिव चार्ज करेंगे कैसे। आपको बोले कि पॉजिटिव चार्ज करना है तो क्या कीजिएगा, तो आप बोल रहे हैं कि 2 गो प्रोटॉन डाल देंगे, चाहे 4 गो चाहे 10 गो, जितना मन उतना प्रोटॉन डाल देंगे। लेकिन हम आपको बोल रहे हैं कि प्रोटॉन डालना मतलब इम्पॉसिबल है, प्रोटॉन को हम डाल ही नहीं सकते। अब आप बताइए कि पॉजिटिव चार्ज कैसे कीजिएगा। तो आप में से बहुत आदमी समझ गए होंगे कि अगर हम इसमें 2 गो प्रोटॉन नहीं डाल सकते हैं तो क्या दिक्कत है। पॉजिटिव चार्ज करना है ना, 2 गो प्रोटॉन नहीं डाल सकते, 2 गो इलेक्ट्रॉन तो निकाल ही सकते हैं ना। आप एक बात बताइए, इस बॉडी पे पहले से 5 गो इलेक्ट्रॉन था और 5 गो प्रोटॉन था। अब आप क्या किए, जादू से नहीं, थोड़ा दिमाग लगा के 2 गो इलेक्ट्रॉनें निकाल दिए। अब बताइए इस पे 3 गो इलेक्ट्रॉन बचा ना, कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 3, और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -E और 3 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा -3। अब प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन तो पहले भी 5 था, अभी भी 5 है, तो अब 1 प्रोटॉन पे चार्ज होता है +E, 5 प्रोटॉन पे चार्ज होगा +5E। अब बताइए इस पे चार्ज कितना हो गया, +2E हुआ। देखिए प्लस चार्ज करने का कितना शानदार तरीका है कि इलेक्ट्रॉन ही निकाल लो। तो अब आप एक बात बताइए, किसी भी बॉडी को चार्ज करना है तो क्या करेंगे। आपके मन में आया होगा किसी भी बॉडी को चार्ज करेंगे तो क्या करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन देंगे उस बॉडी को या तो उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, लेकिन प्रोटॉन के साथ कुछ नहीं कर सकते। इतना क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या होगा। मान लीजिए ये बॉडी है न्यूट्रल, ये कैसा है, न्यूट्रल बॉडी है। अगर इस न्यूट्रल बॉडी में हम बाहर से इलेक्ट्रॉन देंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस बॉडी को देंगे, तो ये बॉडी कैसा हो जाएगा बताइए। इलेक्ट्रॉन के पास देखिए चार्ज कैसा होता है, निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के पास कैसा होता है, निगेटिव चार्ज। यहाँ भी देखिए लिखे हैं ना, इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज, निगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन इस बॉडी को देंगे तो ये बॉडी कैसा चार्ज हो जाएगा, निगेटिव चार्ज होगा ना, निगेटिव चार्ज। अगर इसी न्यूट्रल बॉडी में से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे। क्या करेंगे, देखिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं। इसी बॉडी में से क्या करेंगे, हम जो है इलेक्ट्रॉन को, बोलिए क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो इसी बॉडी से हम क्या किए, इलेक्ट्रॉन को निकाल लिए, तो ये बॉडी कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। सिंपल है, किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन देंगे तो निगेटिव चार्ज होगा, किसी में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अच्छा, आपके दिमाग में एक चीज़ आया है कि अगर मानिए कि आप एक आदमी हैं, आपका वज़न है 50.003936 kg, इतना है, इतना अच्छे से एक्यूरेट नाप लिए। अब आपको क्या करेंगे, आपके हाथ में ना एक लड्डू दे देंगे, फिर आपका वज़न नापेंगे, तो क्या आपका वज़न बढ़ेगा। ओवरऑल आपको कोई देखेगा तो बोलेगा नहीं कि इसका वज़न बढ़ा है, लेकिन आपको नापेंगे तो थोड़ा सा तो बढ़ा हुआ, मतलब थोड़ा सा ही, लेकिन 100 ग्राम, लड्डू का मास कितना होगा, 10 ग्राम 20 ग्राम, तो 20 ग्राम भी तो आपका वज़न बढ़ेगा ना। उसी तरह कोई न्यूट्रल बॉडी, इसका मास कुछ है m, अब इसमें 2-4 को इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो कुछ तो इसका मास बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास भी कुछ ना कुछ मास होता है। अभी पर इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻³ kg, भले कम होता है लेकिन कुछ ना कुछ तो होता है ना। अब इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी पे जाएगा तो उस बॉडी का तो वज़न बढ़ेगा ना। तो वही बात है कि निगेटिव चार्ज कैसे करते हैं, किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन देंगे तो निगेटिव होगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन देंगे उस बॉडी का मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि नेगेटिव चार्ज करेंगे किसी बॉडी को तो उसका मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज किए तो मास क्या होगा, निगेटिव चार्ज किए तो मास क्या होगा। तो अभी तो आपको सिखा दिए कि किसी बॉडी को निगेटिव चार्ज किए तो उसका मास बढ़ जाएगा थोड़ा सा। क्यों, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन दिए तो इलेक्ट्रॉन का तो कुछ वज़न होता है, तो उस बॉडी का भी वज़न थोड़ा सा बढ़ जाएगा।
अगर किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना है तो क्या करेंगे, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन, मानिए आप ही कोई आदमी है, आपका जो है वज़न है 50 kg, आपका जो है एक उंगली काट के निकाल लिए तो 50 kg रहेगा। ऐसे नापिएगा तो 50 दिखाएगा, लेकिन हल्का सा थोड़ा सा भी तो कम हुआ होगा ना। उसी तरह कोई बॉडी है, उसका मास m है, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो उसका मास क्या होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। यही बॉडी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, लेकिन मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ठीक है, और न्यूट्रल से जो है निगेटिव होगा तो इसका मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज। समझ में आ गया। चलिए आप इतना चीज़ समझ गए, किसी बॉडी को चार्ज करना है या तो इलेक्ट्रॉन देंगे या तो इलेक्ट्रॉन लेंगे। अगर उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वो बॉडी कैसा हो जाएगा, निगेटिव चार्ज, और उसका मास थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अगर उस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो बॉडी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और उसका मास थोड़ा सा घट जाएगा। चलिए अब आप एक बात बताइए, मान लीजिए इस बॉडी पे 5 गो प्लस है, 1 2 3 4 5, और 5 माइनस है, इस पर टोटल चार्ज कितना होगा बताइए, 0 होगा। अभी थोड़ा देर पहले तो यही एग्जांपल तो ले रहे हैं कि अगर किसी बॉडी पे जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज है तो उस पर टोटल चार्ज कितना होगा, 0 होगा। लेकिन अगर इस बॉडी पे 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इस पर चार्ज कितना होगा बताइए। प्लस 5 गो था और माइनस पहले से 5 गो था और 1 दे दिया, यानी कि 6 ही हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, -1। यानी कि किसी बॉडी पे 1 इलेक्ट्रॉन देते तो उस पर चार्ज कितना होता है, -1e। किसी पे 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो -2e चार्ज हो जाएगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -e, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज -2e। पहले से बॉडी पे कोई चार्ज नहीं था, बॉडी पे 1 इलेक्ट्रॉन दिए तो बॉडी हो जाएगा -1e, बॉडी पे 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो बॉडी का चार्ज होगा -2e, बॉडी पे 3 इलेक्ट्रॉन दिए तो -3, बॉडी पे 4 इलेक्ट्रॉन देंगे तो -4e। उसी तरह बॉडी पे हम 1000 को इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो बॉडी का चार्ज कितना हो जाएगा, -1000e। अगर आपसे कोई पूछेगा कि उस बॉडी पे अगर n को इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो कैसा चार्ज हो जाएगा, उस बॉडी का चार्ज कैसा हो जाएगा, -ne। समझ में आ गया। तो किसी भी बॉडी का चार्ज क्या होगा, -ne। कब, जब उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो। लेकिन अगर हम बोलेंगे इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकालिए, 1 इलेक्ट्रॉन क्या कीजिए, निकालिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो इस पर +1e चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि अगर बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो बॉडी कैसा होता है, प्लस चार्ज। अब 10 गो इलेक्ट्रॉन था, 10 गो प्रोटॉन था, तो बॉडी 0 चार्ज है। 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, 1 प्रोटॉन उसमें एक्स्ट्रा बच रहा है, तो उस प्रोटॉन का चार्ज +1 ही होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाले तो उस बॉडी का चार्ज कैसा हो जाएगा, +1 ही। और 2 गो इलेक्ट्रॉन निकाले तो +2 ही हो जाएगा, 3 गो निकाले तो +3, और 1000 गो निकाले तो +1000e, और उसी तरह n गो निकाले तो +ne। उसी बॉडी का चार्ज क्या हो जाएगा, +ne। तो आपको एक बात यहाँ से समझ में आ गया, किसी बॉडी पे या तो 1e चार्ज होगा, 2e 3e 4e 5e 6e यही सब चार्ज होता है। यानी किसी बॉडी पे या तो +1 2 3 4e चार्ज होगा या तो -1 2 3 4e, यानी कि किसी भी बॉडी पे प्लस या तो -ne चार्ज होता है। आप एक चीज़ फार्मूला भी 10th में पढ़े होंगे, Q = ne। आज समझ में आ गया कि Q = ne क्या होता है। और बहुत अच्छा ये बात है कि आपको Q का भी मतलब पता है, N का भी मतलब पता है, E का भी मतलब पता है। आपको कुछ बताने का ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम सब कुछ बताएंगे। Q क्या है बताइए, आपको तो पता ही है, किसी भी बॉडी पे कितना चार्ज डेवलप हुआ, Q है। E क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और N क्या है आप बताइए, N बता दीजिएगा तो समझिए टॉपिक समझ में आ गया। Q = ne में Q क्या है, Q क्या है, चार्ज ऑन बॉडी। E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका वैल्यू कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। फॉर्मूला में एक माइनस दे दिए तो समझ, इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन बोल लीजिए, क्योंकि प्रोटॉन का भी तो चार्ज ई ही होता है ना, भले प्रोटॉन का प्लस इलेक्ट्रॉन का माइनस। ई का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹ होता है। एन क्या है, एन है कि उस बॉडी में कितना इलेक्ट्रॉन दिए, चाहे कितना इलेक्ट्रॉन उससे निकाले। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन और रिमूव फ्रॉम बॉडी। क्योंकि अगर इस बॉडी में n गो इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो ये बॉडी कैसा हो जाएगा, -n ही चार्ज होगा। अगर इस बॉडी से n गो इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो ये बॉडी कैसा हो जाएगा, +n। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप एक बात बताइए, आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि मान लीजिए आपके घर में 4 गो लोग हैं, 2 गो बहुत बूढ़ा 80-80 साल का लोग है, एक आप है, एक आपका जो है दोस्त है, दोनों 80-80 kg का है। उस घर में एक ठो बच्चा है जो 3 महीना का है, छोटा सा। आप बताइए उस घर में टोटल आदमी कितना है, 2 आदमी है 80-80 kg का, और एक बच्चा है 10 kg का, और एक और बच्चा है 2 kg का। आप बताइए इस रूम में टोटल कितना आदमी है।
तो आप बोलिएगा 80 kg का एक आदमी, 80 kg का एक दो आदमी, और 2 बच्चा है तो दोनों बच्चा को आधा आधा आदमी मान लीजिए, 3 आदमी बोलिएगा, ऐसा बोलिएगा नहीं ना। आदमी तो पूरा गिनिएगा, चाहे 10 kg का हो चाहे 80 kg का, यानी कि नंबर ऑफ आदमी उस रूम में कितना है, 4 है। उसी तरह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ना 1 2 3 4 होता है, ऐसा नहीं कि आधा को इलेक्ट्रॉन, किसी बॉडी को अब मानिए कि थोड़ा सा चार्ज करना है, क्या करेंगे, आधा को इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ऐसा नहीं करते। एक ही इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, 4 देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तोड़ थोड़े सकते हैं। इसीलिए n जो है कभी भी जो है आधा नहीं होगा, 3/4 नहीं होगा, 1.73 नहीं होगा, यानी कि n जो है ना ही डेसिमल में होगा ना ही फ्रैक्शन में होगा। n क्या होगा, होल नंबर होगा। n क्या होगा, सिंपल होल नंबर या फिर इंटीजर बोल दीजिए। n क्या है, इंटीजर होगा। इंटीजर यानी कि 1 2 3 4 यही सब होगा। समझ में आ गया। इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी बॉडी को या तो 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं, 2 देते हैं, 3 देते हैं, या तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन लेते हैं उस बॉडी से। चलिए अब अगला चीज़ है कि ठीक है किसी बॉडी को चार्ज करना है तो उसमें इलेक्ट्रॉन देंगे या फिर इलेक्ट्रॉन लेंगे, लेकिन उसको इलेक्ट्रॉन देंगे कैसे। मेन तो क्वेश्चन यही है कि चलो मानो इस पेन को चार्ज करना है तो इसमें n को इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इस पर चार्ज -ne हो गया, या फिर इसमें से n को इलेक्ट्रॉन निकाले तो इस पर चार्ज +ne हो गया। लेकिन कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन तो दिख नहीं रहा है, कैसे निकालेंगे बताइए। इसी टॉपिक, ये जो हम क्वेश्चन आपसे पूछे ना, इसी क्वेश्चन से एक नया टॉपिक जन्म लेता है कि मेथड ऑफ चार्जिंग, इस बॉडी को किस तरह से चार्ज करेंगे। तो चार्ज करने का प्रोसेस तो बता दिया, तो इलेक्ट्रॉन देंगे या तो लेंगे। अब है कि मेथड किस तरह से इससे इलेक्ट्रॉन लेंगे चाहे इसको इलेक्ट्रॉन देंगे। तो मेथड ऑफ चार्जिंग आपको उतना नहीं पढ़ना, थोड़ा सा जान लीजिए कि चार्ज करने का मेथड, पहला मेथड है बताते हैं फ्रिक्शन। मान लीजिए इस बॉडी को इलेक्ट्रॉन देना है तो इस बॉडी को क्या करेंगे, माथा से ऐसे रगड़ेंगे, फ्रिक्शन देंगे, दोनों के बीच में कुछ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। उससे होगा क्या कि हेयर से बहुत सारा इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ जाएगा, इस बॉडी में। तो फ्रिक्शन के कारण ये बॉडी चार्ज हो गया। तो चार्ज करने का पहला मेथड है क्या चीज़, मेथड ऑफ चार्जिंग। तो पहला है बाय फ्रिक्शन, पहला क्या है, बाय फ्रिक्शन, और दूसरा है बाय इंडक्शन, और तीसरा है बाय कंडक्शन। देखिए इंडक्शन कंडक्शन ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं, बस फ्रिक्शन थोड़ा सा देख लीजिए, इंडक्शन कंडक्शन समझ लीजिएगा, उसके बारे में जो लिखाएंगे वो बस समझ लीजिएगा, काफ़ी है। तो चलिए चार्जिंग बाय फ्रिक्शन करते हैं। देखिए क्या करते हैं, एक बॉडी है, मानिए ये न्यूट्रल बॉडी है, कैसा है, न्यूट्रल बॉडी है। इस पर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 गो इलेक्ट्रॉन है, 6 गो प्रोटॉन है। दूसरा बॉडी ऐसा है, मान लीजिए ये भी न्यूट्रल है, ये भी कैसा है, न्यूट्रल है। तो इस पर मान लीजिए 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 प्रोटॉन है। अब इस दोनों बॉडी को हम क्या किए, इस दोनों बॉडी को एक दूसरे से के साथ पास ला के रब कर दिए, यानी कि दोनों के बीच में क्या कर दिए, फ्रिक्शन लगा दिए। देखिए इस दोनों बॉडी को क्या किए, ऐसे करके पास लेके रब कर दिए। अब होगा क्या कि किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, मान लीजिए कि इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन था, इसमें इलेक्ट्रॉन कम था, इसमें से 4 गो इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में, मानिए ये बॉडी का नाम A है और इस बॉडी का नाम B है। तो A से जो है B में 4 गो इलेक्ट्रॉन चला गया, 4 गो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, चला गया। तो अगर A से B में 4 गो इलेक्ट्रॉन चला गया तो हमको क्या दिखेगा बताइए देख के। अगर A से B में 4 इलेक्ट्रॉन चला गया तो आपको क्या दिखेगा, तो आपको यही दिखेगा कि A में 4 गो इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाएगा, यही दिखेगा ना। A से B में जब 4 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो A में क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाएगा, और B में क्या हो जाएगा, 4 गो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। देखिए 4 गो इलेक्ट्रॉन जैसे गया, हम दोनों बॉडी को हटा लिए। हटाने से हमको क्या हुआ कि इसमें से 4 गो इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, इसमें से क्या हो गया, 4 गो इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया। प्लस चार्ज का कोई कमी नहीं होगा, प्लस चार्ज जितना पहले था अभी प्लस, पहले भी 6 गो था, 6 गो प्रोटॉन था और 6 गो इलेक्ट्रॉन था। इसमें 3 प्रोटॉन था और 3 गो इलेक्ट्रॉन था। अब क्या हुआ कि इसमें से प्रोटॉन तो 6 ही रहा और इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, पहले 6 गो था, अब 4 गो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, इसमें से 2 ही इलेक्ट्रॉन बचा ना। अब इस बॉडी के पास क्या होगा, B के पास क्या होगा, 4 गो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो प्रोटॉन उसके पास पहले भी 3 ही था, बाद में भी 3 ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पहले 2 था, पहले कितना था, 3 था, अब 4 एक्स्ट्रा आ गया, यानी कि 7 गो इलेक्ट्रॉन आ गया। समझ में आ गया। तो
अब बताइए ए पे पहले 6 गो प्रोटॉन था, 6 गो न्यूट्रॉन था, सॉरी 6 गो इलेक्ट्रॉन था, तो ए का पहले चार्ज कितना था टोटल 0 कूलम था, और बी पे भी 0 कूलम था क्योंकि जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, चार्ज 0। अब बाद में क्या हो गया कि 6 गो प्रोटॉन हो गया तो +6e, और 2 गो इलेक्ट्रॉन है तो -2e, यानी कि इस पर +4e चार्ज हो गया ना। अब बी पे क्या हो गया तो पहले +7e, 7 गो इलेक्ट्रॉन है यानी कि -7e चार्ज है, और 3 गो प्रोटॉन है यानी कि +3e चार्ज है, तो टोटल कितना -4e चार्ज है। अब आप एक बात बताइए, दो बॉडी को फ्रिक्शन के हेल्प से हम चार्ज किए तो दोनों बॉडी पे चार्ज डेवलप हुआ, ए पे भी डेवलप हुआ और बी पे भी, लेकिन किस तरह से, इक्वल चार्ज, ए पे भी 4 कूलम बी पे भी 4 कूलम, लेकिन अपोजिट, ए पे +4 तो बी पे -4। तो फ्रिक्शन से हम चार्ज करते हैं दोनों बॉडी पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेवलप होता है। पहला ये हो गया। पहला तो आप लिखे फ्रिक्शन से किसको चार्ज करते हैं, तो प्लास्टिक को करते हैं, ग्लास को करते हैं, कपड़ा क्लॉथ को करते हैं, यानी कि हम सिंपल जो है नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को चार्ज करते हैं, यानी कि चार्जिंग फॉर, ये किसके लिए, फॉर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, यानी कि इंसुलेटर। अब बताइए दो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को चार्ज करें तो क्या दोनों को सटा रहे, कॉन्टैक्ट में ला रहे हैं, तो देखिए कॉन्टैक्ट में तो ला रहे हैं, यहाँ पे कॉन्टैक्ट में हो रहा है दोनों बॉडी, यानी कि फिजिकल कॉन्टैक्ट हो रहा है, फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडी इज प्रेजेंट, फिजिकल कॉन्टैक्ट है, और दोनों बॉडी पे कैसा चार्ज हो रहा है, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेवलप। इतना क्लियर हो गया। चलिए फ्रिक्शन में इतना ही जानना है। अब देखिए आप एक इंडक्शन देख लीजिए, इंडक्शन और कंडक्शन दोनों मेथड से हम कंडक्टर को चार्ज करते हैं। किसके लिए ये दोनों, फॉर कंडक्टर। कौन सा मेथड, ये भी इंडक्शन भी और कंडक्शन भी। इंडक्शन में फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता है और कंडक्टर में फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है। बस इतना याद रखिए, इसके बाहर से आपको नहीं पूछेगा। अगर आप स्टेट बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड में भी पहले आता था क्वेश्चन, अब तो एनसीईआरटी में है ही नहीं तो क्यों आएगा। चलिए तो मेथड ऑफ चार्जिंग भी पढ़ लिए। अब आप एक क्वेश्चन कर लीजिए, फिर जो है इस वीडियो को बंद कर देंगे। फिर अगले वीडियो में आप लोग को जो है कूलम्स लॉ पढ़ाएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इस चैप्टर से 5 क्वेश्चन आता है तो जिसमें से कि 2 क्वेश्चन कूलम्स लॉ का आएगा, 1-2 इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ से आएगा और 1 चार्ज से आएगा। तो यानी कूलम्स लॉ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसके लिए आप वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो है आपको अगला वीडियो भी आपको टाइम से मिल जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन कर दीजिए, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज। क्वेश्चन ये है कि 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, बताइए। तो इसको सॉल्व करते हैं, जल्दी से आप लोग सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन ये है कि फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज, यानी कि चार्ज कितना दिया है 1 कूलम, और पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम जानते हैं Q = N ही होता है। Q कितना दिया 1 कूलम, और N हमसे पूछ रहा है, और E का वैल्यू तो आपको बताए थे शुरुआत में ही, 1.6 × 10⁻19। तो N बराबर क्या हो जाएगा, N बराबर, ये तो बचपन वाला मैथ है, यूकेजी क्लास में पढ़े थे ना, कि 5 में पढ़े थे, कि 10th में ऐसा पढ़े थे, बताइए। यूकेजी में कोई बात नहीं, जो 10th में पढ़ा था वो भी बना लेगा, और जो 12th के बाद पढ़ेगा फिर तो भाई कॉमर्स ले लो, कॉमर्स। चलिए ये जो क्वेश्चन है, N बराबर क्या होगा 1/1.6 × 10⁻19। तो इसको 19 ऊपर जाएगा, ये तो पता है ना कि पावर ऊपर जाता है तो प्लस हो जाता है, तो 10⁻19 इधर हो जाएगा और 1.6। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको लिख सकते हैं 10 × 10⁻9 18 लिख सकते हैं। अगर आपको 10⁻19 को थोड़ा सा तोड़ के लिखना है तो 10 × 10⁻18 लिख सकते हैं, क्योंकि 10⁻18 और 10⁻1 दोनों मिलकर 10⁻19 हो गया, बाय 1.6 है। अब इसका पॉइंट उड़ेगा तो इधर 1 0 आ जाएगा, यानी कि 100/16 अब इंटू 10 के पावर 18 आ गया। इसको सॉल्व करिएगा तो आएगा 6.25 × 10⁻18। ये आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन पूछा है 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 कूलम चार्ज में इतना 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होगा। तो
आज का इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी वीडियो में इशू हुआ होगा तो आप मैसेज कमेंट कीजिए, आप अगले वीडियो से इस इशू को ठीक करेंगे। और आप दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो है हम इस चैनल पे रेगुलर वीडियो बनाएं और आपका जो एग्ज़ाम तक साथ रहे, ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।